नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने संधि प्रकरण लेकर आया हूँ। क्या आप जानते हैं ये संधि प्रकरण क्या है और इसमें हम क्यों पढ़ें? संधि पढ़ने का मतलब क्या है? आपको पता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भले वो रीट का हो, अपने एमपीपीएससी का हो, एमपीएसआई का हो या फिर सीटेट का हो, ये बड़े बड़े जो भी एग्जाम होते हैं, नीट का एग्जाम भी क्यों ना हो, उसमें भी संधि से संबंधित एक दो नहीं बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन कोई एक ही प्रकरण के आना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम उनको 4 नंबर को कब पूरा कर पाएंगे? जब हमें इस विषय के बारे में जानकारी होगी, जब हम संधि को समझ रहे होंगे, जब हमें संधि विच्छेद करना, संधि सम्मेलन करना, ये सब कुछ करना आता हो, उनको अलग अलग करना आता हो, वर्णों को, वर्णों का संयोजन मतलब उनको मिलाना आता हो, तब तो हम संधि कुछ कर पाएंगे और उसका भेद पहचान पाएंगे कि ये कौन सी संधि है। ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। संधि कौन कौन सी है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि कैसे होती है, विसर्ग संधि कैसे होती है, ये सब कुछ अपन को जानना पड़ेगा। चलिए, आज मैं आपके सामने संधि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं। हम पढ़ते हैं। देखिए, संधि से संबंधित सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संधि क्या है। संधि अर्थात मेलनम, मिलने का नाम संधि है। आप देखते होंगे कि दो देश आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संधि, है ना। कि जब भी कोई आपस में मिलता है तो उसको बोलते हैं संधि, मतलब मिलने का नाम संधि है, मेलनम। वर्णयो, वर्णों का, वर्णा नाम, वर्णों से, वा मेलनम भवति, वा मतलब होता है और, अथवा, ठीक है। वर्णों का वर्णों से मिलन संधि कहलाता है। और भी देख लेते हैं। दयो वर्णयो, दयो मतलब दो, वर्णयो दो वर्णों के, बहुनाम वर्णानाम वा, अथवा बहुनाम बहुत सारे वर्णों के, संयोगन, संयोगन मतलब मिलना, संयोग होने पे, या परिवर्तन जायते, जो परिवर्तनम, या परिवर्तनम मतलब जो परिवर्तनम, जायते परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, सहा संधि, वह संधि है। कन्फर्म समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, समझने की कोशिश करना। संधि अर्थात मिलन, ठीक है। तो अब इसमें दो वर्ण भी हो सकते हैं, आपस में दो वर्ण भी मिल सकते हैं और दो से अधिक वर्ण भी मिल सकते हैं, उनका नाम संधि है, ठीक है। चलिए, अर्थात दो वर्णों में अति निकटता, निकटता कह लो, संयोग कह लो, मिलन कह लो, ये एक ही बात है। निकटता के कारण उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा कोई भी एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती। संधि की परिभाषा क्या है? संधि के उदाहरण पूछे जाते हैं कि साहब संधि किसे का। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। तो वर्ण कैसे समझना, विचार करना। देखिए, आपने आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, इस प्रकार से आपने वर्णों को देखा होगा। अथवा क, ख, ग, घ, इंग, ऐसे 5 वर्गों में क, च, ट, ट, प, ये इनके भी 5-5 वर्ण हैं सबके। इन वर्णों से इन वर्णों का मिलना, ये है पूरे स्वर वर्ण, ठीक है। ये स्वर वर्ण है और ये जो पूरे आते हैं ये व्यंजन वर्ण है।
ये व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्णों का व्यंजन वर्णों के साथ मिलना, व्यंजन वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मिलना, इस प्रकार वर्णों का वर्णों के साथ मिलने की प्रक्रिया वो संधि है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कभी ऐसा हो सकता है आ वर्ण के साथ में ह्रस्व आ वर्ण मिल सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ह्रस्व आ के सामने दीर्घ आ मिल सकता है, या फिर ह्रस्व आ के सामने ई भी मिल सकती है, या फिर ई के सामने आ भी मिल सकता है, बड़ा आ जिसको दीर्घ आ बोलते हैं वो भी मिल सकता है। मतलब वर्णों के आपस में इस प्रकार से मिलन हो सकता है। जस्ट क्लियर? क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? हाँ, समझना, इस प्रकार के जो मिलते हैं तो उनसे क्या होता है, उनसे जो परिवर्तन वर्णों में आ रहा है उस परिवर्तन का नाम ही यहाँ वर्ण मिलना कहलाता है, और उसी वर्ण मिलने को संधि कहते हैं। ये तो मैं आपको संधि के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता था। चलिए अपन समझ लेते हैं कि इसमें यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर में किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं। देखो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा कि पेपर में इस प्रकार से पूछ लेते हैं। कैसे? तो कोई भी एक शब्द दे देंगे, तथैव शब्द दिया, तथैव शब्द में कौन सी संधि है ऐसा पूछ लेते हैं। ये बिल्कुल अभी रीट का एग्जाम हुआ ना राजस्थान में, उस रीट के एग्जाम में ये पूछा गया, तथैव शब्द में कौन सी संधि है। अब अपन ने अगर पढ़ाई नहीं है कि संधि कितनी होती है, कौन सी होती है, क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि हमने पढ़ा है कि साहब संधि कौन सी होती है तो हम जरूर इसका उत्तर सही लगा देंगे कि जो तथैव शब्द है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। कैसे है, क्या हुआ था यहाँ पे कि जब हम संधि पूरी पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पर कि तथैव शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण कैसे है। देखो यदि हम इस तथैव शब्द को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या है, इसमें आपको दो शब्द नजर आ रहे हैं, तथा धन एव। ठीक है, इसका विच्छेद होगा तथा धन एव। अब यहां देख लीजिए संधि हमेशा प्रथम अक्षर के, प्रथम जो है शब्द इसके अंतिम अक्षर के साथ में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के सामने ही होती है। ठीक है, इन दोनों का ही आपस में मिलन हो रहा है। इस तरफ उस तरफ के शब्दों को छोड़ दो, उस तरफ के अक्षरों को छोड़ दो। अभी क्या, पहला शब्द तथा, दूसरा शब्द एव। पहले शब्द तथा के लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, दीर्घ आ। क्या दिखाई दे रहा है, दीर्घ आ, तथा आ। ठीक है, और दूसरा शब्द जो है एव, उसके प्रथम अक्षर में क्या दिखाई दे रहा है, ए। अब स्वर संधि में एक वृद्धि संधि नाम की संधि है। वो वृद्धि संधि कहती है कि यदि आ के सामने ए आ जाए तो ये दोनों मिलने पर क्या हो जाते हैं, आई हो जाते हैं। इन दोनों में वृद्धि होके क्या हो जाती है, आई हो जाती है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं आ और ए दोनों की वृद्धि क्या होती है, आई होती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वर्णों के स्थान पर एक ये वर्ण लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से तथा धन एव। ठीक है, क्या हुआ, यहां पे से हमने दीर्घ आ बाहर निकाला, यहाँ ए बाहर निकाला और बचा मात्र वा। अब इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आई। यहाँ पे क्या शब्द बचा था, तथ, यहाँ आई और यहाँ व। सबको प्लस करेंगे, जोड़ देंगे, मिला देंगे, क्या हो जाएगा, ता थ, आई की मात्रा जुड़ेगी और व, तथैव। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा ये तथैव हमारे सामने कैसे बना, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब यदि हम इसी प्रकार से और आपके सामने लेके आए तो एक और शब्द है इत्यादि।
क्या शब्द है? इत्यादि। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इसमें विच्छेद कैसे होगा? सबसे पहले विच्छेद कैसे होगा? तो विच्छेद के लिए आपको क्या करना है, इनमें व्याप्त दोनों अक्षरों को देखना है। इनमें कौन कौन से अक्षर हैं, सबसे पहले उनको देखना है। ठीक है, कौन से शब्द दिखाई दे रहे हैं? एक तो इति और दूसरा आदि। ये इत्यादि सब इति धन आदि से या कैसे बन गया? अभी या कहां से आ गया बीच में? तो इसी का नाम संधि है बच्चों। हमारी संस्कृत भाषा जो है बहुत वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक। समझना, यहाँ आपको दिख रहा होगा इस शब्द के अंतिम अक्षर को देखो। इस शब्द के अंतिम अक्षर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? छोटी ई की मात्रा, छोटी ई वर्ण दिखाई दे रहा है, स्वर वर्ण दिखाई दे रहा है। और प्लस में यहां देखें आप, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? आ, है ना? कौन सा आ है? आदि लिखा हुआ है तो दीर्घ आ दिखाई दे रहा है। अब एक संस्कृत में सूत्र है, इसी में दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत एक संधि है यण स्वर संधि। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। वो यण स्वर संधि क्या कहती है? वो कहती है ई और आ जब भी आपस में मिलेंगे तो इनके स्थान पर या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। अब हम ई और आ में बड़ा आ भी हो सकता है और छोटा आ भी हो सकता है, दीर्घ भी और ह्रस्व भी। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ई और आ मिल रहे हैं, मतलब इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? या लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब चलो थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करके देख सकते हैं। इति धन आदि इत, इससे वर्ण निकाला ई, सामने वाले शब्द से वर्ण निकाला आ, और बचा यहां पर दी। इन दोनों के स्थान पर हमको क्या लिखना है अब? या। ये लिख दिया या। यहाँ पे ई आधा ता है प्लस या है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ई के स्थान पर क्या हो गया? ई के स्थान पर क्या हो गया? या। और यहाँ पर शब्द है आदि, तो क्या हो गया? यहाँ पर क्या बनेगा? इत्यादि। ठीक है, ई का या कर देता है, ई का या कर देता है। कौन सा सूत्र है? सूत्र का नाम है इको यणची। ये संस्कृत का सूत्र है। इस सूत्र के कारण ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, और ली का ला हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे संधि को हमें समझना है। तो ये हम तभी समझ सकेंगे जब हम संधि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे और ना समझा पाएंगे। चलिए इसी भावना से मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ, संधि किसे कहते हैं, कौन सी होती है, कितनी होती है। चलिए, अब संधि में आपने जैसे समझा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के अति निकटता से जो परिवर्तन आता है उनके मिलने से वो संधि कहलाता है। अब आप समझिए कैसे। देखिए, यहाँ दो वर्ण लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है हिम और दूसरा लिखा हुआ है आलय। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? हिमालय। परिवर्तन हुआ, हिमालय। ठीक, ऐसे ही रमा धन ईसह, रमेशः, दोनों में गुण संधि हुई। ठीक, ऐसे ही अभी ये जो कुछ नियम है वो आप समझ लें। क्या? अभी जितना मैंने बोला, जो जो भी बताया वो सब इसमें लिखा है मैंने। संधि हमेशा प्रथम शब्द के, ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, आप नंबर 1 डाल सकते हो, यहाँ नंबर 2 डाल सकते हो। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण, ठीक है, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, ठीक, ये संयोग से होती है, मतलब मिलने से होती है। संयोग में अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मिलने से। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए दूसरा पॉइंट,
आप और हम वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन करना भली भांति जानते हैं। कैसे जानते हैं साहब? क्योंकि वर्ण विच्छेद नाम का पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले की कक्षा में पढ़ा जा चुका है। तीसरा है हिम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ होगा। ये देखिए आ होगा, जैसे हा, ई, म, अ, ये आ अंतिम वर्ण है। और आलय शब्द का क्या है? आ। ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। नियम क्या है? अब नियम ये आपके सामने है। ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ, दोनों के जमा होने पे क्या बन रहा है? दीर्घ आ। ठीक है, और भी उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा कि संधि अभी अपन ने समझा था। अब ये संधि है वो कितने प्रकार की है, कितने इसके प्रकार हैं? तो संधि जो है सबसे पहले इसके 3 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने अभी तक जितने भी उदाहरण देखे हैं जैसे तथैव, इत्यादि, रमेश, हिमालय, ये जितने भी अभी हमने उदाहरण समझे देखे यहाँ पर, वो सब स्वर संधि के अंतर्गत आए थे बच्चों। व्यंजन संधि भी है, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी बहुत सारे उदाहरण पेपर में आते हैं। देखिए सबसे पहले स्वर संधि के भेदों को समझ लो। ये स्वर संधि है और स्वर संधि के भेद। दीर्घ स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि क्या करता है? ये दीर्घ करता है, मतलब समान वर्ण आपस में मिलेंगे। समान वर्ण का तात्पर्य है, मतलब है यदि आ और आ आपस में मिलेंगे, एक जैसे दिखने वाले वर्ण आपस में मिलेंगे तो वह दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही यदि ई और ई वर्ण मिलेगा तो वो भी दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही ऊ और ऊ वर्ण मिलेगा तो वो भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ह्रस्व ह्रस्व मिलने पर होता है या फिर दीर्घ सवर्ण मिलेंगे तब भी। तो दोनों प्रकार के, यदि ह्रस्व आ के सामने ह्रस्व आ मिले अथवा दीर्घ आ मिले तो अभी क्या होगा? दीर्घ आ ही होगा। अगर इस तरफ दीर्घ आ हो फिर, और उस तरफ ह्रस्व आ हो फिर, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, यदि इस तरफ छोटा आ हुआ और सामने बड़ा आ हुआ तो भी दीर्घ आ हो रहा है, लेकिन यदि इस तरफ दीर्घ आ हो, बड़ा आ हो और बाद में छोटा आ हो तब क्या होगा? कि तब भी दीर्घ ही बनेगा। यह है दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है? ए, ओ, अर ये गुण होता है। जैसे ई और आ आपस में मिले थे ना, आ और ई मिला, क्या मिला? यहाँ पे ह्रस्व आ हो पहले में या फिर दीर्घ आ हो, लेकिन इसके सामने आसमान वर्ण आ जाए, ई आ जाए अथवा बड़ी ई आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। कैसे? जैसे अपन ने पढ़ा था ना, रमा धन ईशः, पढ़ा था तो क्या हो गया था? रमेश। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? ये रमेश। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? असमान स्वर मिलते हैं। असमान जब भी स्वर मिलेंगे तब गुण स्वर संधि होगी। लेकिन असमान स्वरों में भी कौन से? आ के साथ ई मिलेगा तो रमेश। ठीक है, तो यहाँ पे गुण संधि। लेकिन यण संधि बिल्कुल इसके विपरीत है। ई पहले हो और आ बाद में हो तो क्या होगा? तो ई की जगह पे या आ जाता है। ठीक है, अपन ने भी इत्यादि एक उदाहरण समझा था, उसमें यण संधि थी। ठीक है, ऐसी वृद्धि संधि का हमने उदाहरण देखा था, तथैव, है ना। आके सामने यदि ए आई अगर आ जाए तो क्या होगा? ए आई हो जाता है। ठीक है, चलिए अयादि संधि में भी, ये अयादि संधि अभी हमने नहीं समझी है, हम अभी हमारे जो अगला वीडियो होगा उसमें अयादि संधि और उससे संबंधित सभी प्रकार की संधियों को समझाऊंगा। अयादि संधि है, पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है, प्रकृति भाव संधि है। ये जो संधियां हैं, ये संधियां किसकी हैं? स्वर संधि के भेद हैं। तो जब स्वर संधि इतनी बड़ी है, इतनी रोचक है, इतनी अच्छी है, तो आप विचार करें बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि
आप जब पढ़ेंगे उनको पढ़ने में आपको कितना आनंद आ जाने वाला है। चलिए अभी थोड़ा सा इस स्वर संधि के भेद और उनको समझ लेते हैं। स्वर संधि के भेद कितने हैं, स्वर के भेद कितने बताए यहाँ पे? सब 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर जैसा कि आप समझ चुके हैं, मैंने बताया आ, ई, उ, री और ली, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 हैं। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। अब प्लुत स्वर में क्या होता है? प्लुत मतलब होता है खींचना। प्लुत मतलब क्या होता है? खींचना। उसको खींचो, ओम। जब भी अपन जैसे किसी दूसरे दूर कोई बच्चा है ना, उसको बुलाते हैं, बोलते हैं हे, ये क्या है? ये प्लुत में चला गया। अब प्लुत शब्द को बचाने के लिए संस्कृत में ये एस का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह का साइन आता है, ठीक है, ये अवग्रह को बताते हैं अपन प्लुत वर्ण में। ठीक है, अब संस्कृत में 13 स्वर हैं टोटल। ठीक है, यही 13 स्वर संधि के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे। जब भी स्वर संधि होगी तो इन्हीं 13 स्वरों का आपस में मिलन होगा, आपस में सहयोग होगा। और यदि हमें ये याद नहीं है, 16 स्वर याद नहीं है, तो ये स्मरण होना ये आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। यदि याद नहीं है तो हम किसी भी कंडीशन में कभी भी स्वर संधि को नहीं बता सकेंगे। मतलब इससे संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो हम नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो तुक्का लगाएंगे, और तुक्का लगाएंगे तो पक्का है कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इन 13 प्रकार के स्वर याद नहीं है। और इसमें बड़े बड़े अक्षर तो है नहीं, कुछ एक एक अक्षर है, एक एक अक्षर अकेले, वो वर्ण याद करना है। वैसे तो हम अपने परिवार के कितने सारे लोगों का नाम याद रख लेते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर एक परिवार में 20 सदस्य हैं तो 20 के नाम याद कर लेते हैं। लेकिन ये 13 वर्ण यदि हमें याद नहीं होंगे तो फिर स्वर संधि याद नहीं होगी। और अभी हमें विशेष परीक्षा पे ध्यान देना है, उसकी दृष्टि से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं सभी? तो स्वर संधि के भेद प्रभेद अभी हमने समझे हैं। अभी यहाँ दीर्घ स्वर संधि और बाकी जो संधियां हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जो वर्णन है वो अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए सुप्रभात मित्रों।